नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम अपना जून और जुलाई में होने वाला है। अप्रैल मई में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे कि उन्होंने कैलेंडर में दिया है। अब बहुत सारे लोगों की ये समस्या बनी हुई होती है कि मैथ्स की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, पेड बैच ले तो किसका ले, क्योंकि इतने सारे टीचर्स हैं, इतना सारा कंटेंट उन्होंने दे रखा है ऑलरेडी यूट्यूब पे। और बहुत सारे लोगों का है कि हमें भाई पेड कोर्स नहीं लेना है, क्योंकि इतना सारा कंटेंट है लेकिन अरेंज्ड वे में है नहीं, किसका है, कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, कितना पढ़े, कितना टाइम लगेगा, कौन सा सीक्वेंस लेना चाहिए अगर हम ट्री पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मैथ्स का सिलेबस क्या होता है, एसएससी क्या क्या पूछती है, क्या वेटेज होता है उसका, आपको सिलेबस खत्म करने में कितना टाइम लगेगा। अपन दोनों लोगों के लिए बातें करेंगे। एक तो वो बच्चे जो कि पेड बैचेस लेना चाहते हैं, दूसरे वो बच्चे जो यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं। यूट्यूब पे भी इतना कंटेंट है कि आपका एसएससी सीजीएल मेंस क्या कैट भी क्लियर हो जाए, यहाँ तक कि आईआईटी जेईई का सिलेबस भी अवेलेबल है। लेकिन बस खाली ये की जानकारी नहीं होती बच्चों के, भाई पहले वो पैसा दे देते हैं वहाँ पे कि भाई सीक्वेंस में पढ़ेगा, लेकिन वही है यूट्यूब पे भी उससे बेहतर कंटेंट टीचर दे रहा है। क्योंकि यहाँ तो ऐसा है ना कि उसको अट्रैक्ट करनी है पब्लिक, तब जाके वहाँ पे पेड बैचेस लेगा। अब वहाँ पे क्या है कि एक बार पब्लिक अपने शिकंजे में आ गई ना वो तो पेड बैचेस से ज़्यादा यूट्यूब पे ज़्यादा अच्छे अरेंज्ड वे में कंटेंट मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा, अगर यूट्यूब पे लेना है तो, और पेड बैचेस अगर किसी के लेने हैं तो कैसे लेंगे, और अगर मान लो हमने सिलेबस खत्म कर लिया, स्पीड नहीं बढ़ रही, कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, क्या सीक्वेंस रहेगा, कितना टाइम लगता है सिलेबस खत्म करने में। तो जो बिगनर बच्चे हैं, फिर जो एक आध साल तैयारी करते हुए हो गया लेकिन अभी तक उनके मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो उन सबके बारे में अपन बात करेंगे डिटेल में। इस वीडियो में अपन क्या क्या जो पॉइंट है वो कवर करेंगे, मैं उसके बारे में बता दूँ कि पहली चीज तो अपन कहाँ से सिलेबस करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना कि सिलेबस कहाँ से करेंगे, यूट्यूब से करें, पेड बैचेस ले। अगर पेड बैचेस भी लेना है, यूट्यूब पे भी देखना है, तो कितने सारे टीचर्स है, किसका देखे, कितने सारे वीडियोज है। उसके बाद कौन सी बुक रहेगी, कौन सी बुक बेस्ट है, बेस्ट वगैरह कुछ नहीं होती, मैं आगे बताऊंगा कि कौन सी बुक से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद सीक्वेंस क्या रखेंगे, उसके बाद कितना पढ़ना है। ये भी एक समस्या है ना कि पहले एक समय था बच्चे टीचर्स को ढूंढते थे, और आज एक डिजिटल युग ऐसा आया है कि जिसमें टीचर्स बच्चों को ढूंढ रहे हैं, और इतना सारा कंटेंट अवेलेबल हो चुका है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी सभी जगह इतनी सारी बुक्स है। सभी पीवाईक्यूएस को अलग अलग अरेंज करके किताबें बना के बेच रहे हैं, इतने सारे क्लास नोट्स हो चुके हैं। तो कितना पढ़े भाई, आखिर लिमिट क्या है वो देखेंगे। उसके बाद मेन चीज़ ये है कि भाई सिलेबस ही नहीं पता तो फिर करेंगे क्या, सब कुछ थोड़ी पढ़ना है। सिलेबस क्या है एसएससी का, और स्पीड कैसे बढ़ाए, कितना टाइम ले, कितना टाइम किसी टॉपिक को करने में ले, कितनी प्रैक्टिस करे उसकी, कितने क्वेश्चंस लगाए, उसके बाद वेटेज क्या रहता है, वो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने मैथ्स को 3 सेक्शन में बांटा है। पहला सेक्शन क्या है, अरिथमेटिक है। दूसरा क्या है, अपना एडवांस वाला पार्ट है। और तीसरा जो पार्ट है उसमें डीआई, स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद में प्रोबेबिलिटी वगैरह, ये वाले पार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में एक और पार्ट है कैलकुलेशन का, जो कि हिडन होता है। हिडन इन द सेंस कि जैसे आप उसे अर्थमेटिक में भी यूज़ करोगे, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन की कुछ चीज़ें नहीं पता है, आपने उनको नहीं प्रिपेयर किए, तो फिर अर्थमेटिक बनेगा ही नहीं। कुछ चीज़ें एडवांस में भी नहीं बनेगा, जैसे अलजेब्रा में आपको 322 का स्क्वायर निकालना पड़ सकता है। तो जो हमारा सेक्शन है अर्थमेटिक का सिलेबस क्या क्या है, परसेंटेज है, रेशियो है, पार्टनरशिप, एज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, ड्रेसेस, बोट एंड स्ट्रीम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। ये जो पार्ट है आपका, ए वाला पार्ट पूछा जाता है मेंस में। बस खाली इन तीनों टॉपिक को छोड़ के सारा सिलेबस जो है टीयर 1 का भी है और टीयर 2 का, ये तीनों टॉपिक टीयर 1 में नहीं पूछे जाते, केवल टीयर 2 में पूछे जाते हैं। मैंने मेंस लिखा भी, ये प्री प्लस मेंस दोनों लिख दो, वरना कुछ लोग सॉरी प्री प्लस मेंस कैसे लिख सकता हूँ। बाकी सारे जो टॉपिक है वो प्री और मेंस दोनों में आएंगे, बस खाली इन तीनों टॉपिक को छोड़ के ये खाली मेंस में आते हैं आपके पास में। अब जैसे मैं अगर इसकी बात करूँ कि वेटेज की, तो परसेंटेज से एक क्वेश्चन तो आपका रहता ही है। परसेंटेज से एक क्वेश्चन तो रहता ही है, वो तो फिर एग्जामिनर के दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है भाई वो क्या डालना चाह रहा है। कभी कभी क्या होता है कि वो 2 क्वेश्चन भी डाल दे, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन मान के चलो जनरली यहाँ से रहेंगे। जैसे अगर परसेंटेज के 2 क्वेश्चन उसने डाले हैं तो किसी और टॉपिक के कम करेगा, क्योंकि उसके पास तो फिक्स चीज़ है ना कि भाई टीयर 1 में उसको 25 क्वेश्चन देने और मेंस में 30 क्वेश्चन देने। अब 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का उसको वेटेज रखना, कहाँ से क्या लेगा उसको। अब उसके पास इतने सारे चैप्टर्स है, ये अर्थमेटिक के हो गए, उसके बाद एडवांस के हो गए, उसके बाद डीआई हो गया, उसके बाद ये सारे टॉपिक हो गए। अब एडवांस का भी पार्ट रखना है उसे। अब 50% इसका वेटेज होता है, 50% अपना एडवांस का होता है, तो क्या क्या देगा। तो 1 से 2 मान के चलो इसका रहेगा एक क्वेश्चन, ये इन तीनों से मिलाकर ही एक क्वेश्चन लेगा।
या तो रेशियो का दे देगा, रेशियो का नहीं देगा पार्टनरशिप का दे देगा, पार्टनरशिप का नहीं देगा एज का दे देगा। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों से मिला के एक, या तो CI का जाएगा या SI का जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट दोनों से मिला के 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है भाई, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन से कभी आ गया कभी नहीं आया, मतलब 0 से 1 क्वेश्चन मान के चलो। उसके बाद एवरेज से एक आध क्वेश्चन दे देता है कभी कभी। टाइम एंड वर्क से फिक्स है, टाइम एंड वर्क और पाइपिंग सिस्टम इससे फिक्स है एक क्वेश्चन आएगा ही। और टाइम स्पेंड डिस्टेंस, ट्रेन हो गया, रेसेस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम, इन दोनों से मिला के, इन तीनों चारों टॉपिक से मिला के 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे बनता है। अगर आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कवर किया है तो आपके चारों टॉपिक उंगलियों पे होंगे। बस खाली मेन चीज क्या है, इसमें बेस है, उसके बाद फिर इसके बच्चे मान के चलो। उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सारा मेंस का पार्ट है। प्रोबेबिलिटी के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं आता है मेंस में, बस वो उसका यूज होता है प्रोबेबिलिटी में, इसलिए हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के जो सवाल आते हैं 1 क्वेश्चन या फिर 2 आ जाएंगे। यहाँ स्टैटिक्स का 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अपना अर्थमेटिक का पार्ट हो गया, और कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं वो चीज में मैंने आपको बता दी। एक फिर कह रहा हूँ, एक फिक्स्ड डेटा नहीं होता, वो एग्जामिनर के माइंडसेट पे डिपेंड करता है। बस मोटा मोटा मान के चलो इतने सारे अपने पास में टॉपिक्स है, इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन हमें सारा सिलेबस करना होता है, क्योंकि कौन से टाइम पे कौन सा क्वेश्चन आ जाए, किस शिफ्ट में, इतनी सारी शिफ्ट होती है। जैसे अभी आपने देखा MTS की 65 शिफ्ट हुई है, SSC की भी कम से कम आपके पास में 20 से 21 शिफ्ट होती है, और नंबर ऑफ फॉर्म्स पे डिपेंड करता है। उसके बाद में सेंटर्स पे डिपेंड करता है कितनी सारी शिफ्ट बन रही है कितनी नहीं बन रही है। आगे ये अपना एडवांस वाला पार्ट है, इसमें क्या होता है, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, LCM, HCF, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इतनी सारी आपके पास में चीजें होती है। इसमें भी उसका फिक्स नहीं है कि भाई किससे क्या क्वेश्चन देना है। अब मान लो उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रा, इससे 1 या 2 क्वेश्चन देगा, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन, इससे एक आध क्वेश्चन दे दिया, फिर ज्योमेट्री में ही ऐड करके दे देगा। मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन आता है, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आता है, नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन, और नंबर सिस्टम में भी जो सबसे फेवरेट है उसका वो है डिविजिबिलिटी रूल, इससे क्वेश्चन देगा ही देगा। उसके बाद LCM HCF, और नंबर सिस्टम और LCM HCF को एक ही कर लो, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा। और ज्योमेट्री से इस बार क्वेश्चन जरूर आए हैं, यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। कभी कभार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पता ही नहीं है, वो भूल जाता है कि ऐसे सारे टॉपिक भी रहते हैं भाई। उसके बाद अपना डेटा इंटरप्रिटेशन, इससे हर बार ही सवाल आते हैं, हर बार। मान के चलो 1 से 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं इसके, 1 से 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, ठीक है। तो ये अपना सिलेबस वाला पार्ट हो गया। आगे चलते हैं, ये कैलकुलेशन वाली ट्रिक्स है। देखो एक तो मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे, कैलकुलेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। तो कैलकुलेशन में बेसिकली करना है कि आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवीजन करना है। डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है, किसी की PDF नहीं लेनी, बस अपने मन से जैसे कुछ भी वैल्यू मैंने एज्यूम कर ली कि 23 इंटू आप मान के चलो 70 कर रहे हैं, 23 इंटू 72 कर लिया, 23 नहीं करना है, वरना सोचने लगो कि यही सब करना है। नहीं, ये सब नहीं करना है, कि मान के चलो मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपको करनी, ठीक है। अपने मन से कुछ भी वैल्यू सोच ली और उसके हिसाब से फिर उसे करने लग गए। मान के चलो इनको 10 मिनट आप डेली आपको देना ही है इन सारी चीजों को। उसके बाद स्क्वायर, 1 से 30 तक स्क्वायर आपको पता होनी चाहिए। जनरली मैं 125 तक बोलता हूँ, लेकिन 1 से 30 तक कर लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट तो फिर अगर आपने स्क्वायर कर लिया तो स्क्वायर रूट की फिर आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। जैसे नॉर्मली अभी मैंने कैलकुलेशन वाली वीडियो में बताई नहीं है, लेकिन उसकी एक अलग से वीडियो बता देंगे कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। उसके बाद क्यूब आपको पता होना चाहिए 1 से 20 तक। उसके बाद बोर्ड मास वाली विधि वो अपन इसमें पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन वगैरह में, ठीक है। तो अपना कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया। इन सारी चीज़ों को बस खाली आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है, डेली बस लिखो, ठीक है। एक और चीज़ मिस है इसमें, टेबल जो है आपको टेबल याद करनी है 1 से 25 तक। अच्छा, याद नहीं करनी, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको बस खाली लिखना है डेली। जैसे जैसे आप लिखोगे वैसे वैसे याद होती जाएगी, आपको ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है दिमाग में। अब आती है सबसे मेन चीज़ कि भाई इतनी सारी चीज़ें तो आपने बता दी, सिलेबस हो गया, क्या क्या आएगा, कितना आएगा एग्जाम में, ये सब बात की बात है। लेकिन अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो कुछ भी आ जाए, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी टिक करके आ जाएंगे, तो पढ़ना कहाँ से। देखो पहले तो एक चीज़ तो ये है कि आप यूट्यूब से पढ़ लो, यूट्यूब पे बहुत शानदार शानदार कंटेंट है, या फिर आप किसी का पेड कोर्स ले लो, मैथ्स का कोर्स। देखो यूट्यूब पे किसका है, एक चीज़ तो है ये है कि मैं पढ़ा रहा हूँ,
लेकिन मैंने इतना ना तो अभी सफिशिएंट पढ़ा है, ना ही सीजीएल तक इतना सफिशिएंट पढ़ा पाऊंगा कि आपका एसएससी का कोर्स खत्म हो जाए। और अभी अगर मान के चलो आपका जून में एग्जाम होता है, जून में एग्जाम होता है और अभी क्या चल रहा है, दिसंबर, मतलब मान के चलो आपके पास 6 महीने हैं, 6.5 महीने। लेकिन आपको 6.5 महीने का समय तो देना नहीं है कि खाली मैथ्स ही करते रहना है। उसके बाद फिर मॉक टेस्ट कब लगाओगे, प्रैक्टिस कब करोगे? आपको कम से कम 4 से 4.5 महीने में, 4 से या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 महीने में सिलेबस मैथ्स का खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद 2 महीने प्रैक्टिस भी करोगे, मॉक टेस्ट भी लगाओगे। तो अगर आपको यूट्यूब पे देखना है किसी का, तो यूट्यूब पे जो अभिनय शर्मा सर है, अभिनय शर्मा सर, मैं लिख भी देता हूँ, अभिनय शर्मा सर, इन्होंने पूरा ही पढ़ा रखा है मैथ्स लगभग, और अभी इन्होंने नया चैनल बनाया है, उस पर लाइव चला रहे हैं, अभी ज्योमेट्री खत्म करवा रहे हैं। अभिनय प्रो नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ जाके आप इनका सर्च कर सकते हो, पूरा मैथ्स बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इनका आप अगर यूट्यूब पे देखना है, यूट्यूब पे पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है, किसी का कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिगनर हो और अगर आपको किसी का कोर्स नहीं लेना है तो इनका कोर्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान के चलो आपको मैथ्स का कोर्स लेना है, तो मैथ्स के कोर्स में फिर आपके पास में दो तीन ऑप्शन है। जैसे आप एक तो अभिनय सर का ही ले सकते हैं, लेकिन अगर यूट्यूब पे है तो फिर जरूरत है नहीं। दूसरे नंबर पे मैं रिकमेंड करूंगा भूतेश सर, भूतेश सर ये भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं अपना राकेश यादव सर। इन तीनों में से आप किसी का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मैथ्स का कोर्स हो गया। अगर आपको पेड कोर्स लेने तो इन तीनों में से ले सकते हो, और सभी के डेमो उपलब्ध रहते हैं। अगर आपको जिससे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग बन रही है, जिससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जिसका पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है, दिमाग में बैठ रहा है, उसका देख क्या फर्क पड़ रहा है। किसी के रिकमेंडेशन की जरूरत क्या है। हाँ, लेकिन ये वो है कि जो भाई एसएससी को टारगेट करके ऐसा कुछ वो नहीं करते, हवा नहीं बनाते कि हमने ये निकाल दिया, हमारी वजह से हो गया, हमारी शीट में से क्वेश्चन आ रहे। बस नॉर्मल अपना पढ़ा है, पढ़ा के चले गए। तो आपका टाइम पास नहीं करवाएंगे। स्पेशली राकेश यादव सर हो गए, भूतेश सर हो गए, अभिनय शर्मा सर हो गए, बस खाली पढ़ाने पे ध्यान होता है, बाकी और कुछ नहीं। और ना ही सिलेबस को इतना लंबा खींचते हैं। जो सबसे बिगनर है, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा है, वो राकेश यादव सर के साथ ज़्यादा जाए। राकेश यादव सर बिल्कुल ही बेसिक से आपको ऐसा उठाएंगे। उसके बाद आप भूतेश सर का भी ले सकते हैं। आप पहले देख लो यूट्यूब पे, सभी के यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं। आप जिनका आपको समझ में आ रहा है, जिनसे बॉन्डिंग बैठ रही है, उनका कोर्स ले लेना, ठीक है। चले आगे। उसके बाद बुक की बात आती है, तो एक बुक तो ये कि किरण की आती है, किरण पब्लिकेशन की। यहाँ से आप PYQs लगा सकते हो। या फिर सबसे अच्छी बुक अगर मैं कहूँ अभी वर्तमान में, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 1999 से क्वेश्चन देके रखे होते हैं, जो कि अभी हमारे काम के है नहीं। तो एक बुक आती है, उसका फोटो लगाना मैं भूल गया शायद, तो बुक का नाम है पिनेकल। पिनेकल पब्लिकेशन की बुक आती है, उसके आप ले सकते हो, क्योंकि वो TCS जब से एग्जाम कराने लग रही है, उनके ही क्वेश्चन डाल रही है। तो वहाँ से लास्ट शायद वो 5 ईयर या लास्ट 5 ईयर का कंटेंट वो देते हैं, लास्ट 5 ईयर PYQs, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आप क्या करोगे, प्रैक्टिस में इसको ऐड कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ। पहली चीज़ तो आप करोगे क्या कि भाई आपने किसी टीचर का कोर्स खत्म किया, ठीक है, कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद दूसरा, नोट्स का रिवीजन कर लेना। दूसरी स्टेप क्या आती है आपकी, नोट्स से रिवीजन। उसके बाद तीसरी स्टेप आती है बुक की, बुक पे उसके बाद जाना है। पहले क्या है, कोर्स खत्म करना है, उसके बाद फिर नोट्स का रिवीजन करना है, उसके बाद फिर बुक कौन सी बताई मैंने, या तो किरण वाली ले लेना या फिर पिनेकल या फिर किरण, दोनों में से आप कोई भी बुक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों में ही PYQs है, उसमें भी यही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें समस्या क्या है कि 1999 से क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन तो ज्यादा मिलेंगे लेकिन क्वालिटी वो नहीं है ना, फिर क्या मतलब, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि भाई प्रैक्टिस कैसे करें। प्रैक्टिस करने का है कि भाई लैक ऑफ प्रैक्टिस, अगर आप मॉक टेस्ट पे चले गए डायरेक्ट कोर्स खत्म करके, तो फिर उसका मतलब नहीं निकलेगा कुछ भी, क्योंकि फिर आपसे क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं ना। तो पहले चीज़ तो मैंने क्या बताई कि आपको कोर्स कंप्लीट करना है किसी भी टीचर से, ठीक है। और जो कोर्स किया है, कोर्स कंप्लीट करना है। अभी मैंने जैसे कि बताया, कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको नोट्स का रिवीजन करना है। नोट्स या फिर जो भी PDF आपके पास रहेगी,
पीडीएफ्स का आपको रिवीजन करना है। ठीक है, अब रिवीजन कैसे करना है, जैसे मान के चलो मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 सवाल है पीडीएफ के। ठीक है, आपने जो भी प्रिंट निकालवा ली, ये क्वेश्चन आपसे बन गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन नहीं बना तो आपने इस पे ऐसे गोला लगा दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बन गया, एक क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन बन गया, ये नहीं बना। अब जब आप अगली बार क्वेश्चन लगाने जाओगे तो इसको मोटा मोटा देख लिया, इसको भी ऐसे ही देख लिया, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस वाले क्वेश्चन पे मैं थोड़ा ध्यान दूंगा। अगर वो अगली बार क्वेश्चन बन गया मेरे से तो मैं ऐसे टिक लगा दूंगा, क्या भाई ये मेरे से छूटा था पहले लेकिन अब बन गया है। फिर अगली बार जब मैं जाऊंगा यहाँ पे, मान लो क्वेश्चन नहीं बना तो एक गोला की जगह यहाँ पे डबल गोला हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से अगर अपन पीडीएफ को बार बार रिवीजन करेंगे तो वो उस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देंगे जिसमें अपन अटके हैं, वरना फिर सारे क्वेश्चंस को एक साथ करेंगे उसमें टाइम भी लगेगा और मतलब नहीं, क्योंकि हमें तो सोल्व हो रहे हैं ना। अब हम ये देखेंगे कि हमारी स्पीड कहाँ आ रही है, वो मॉक टेस्ट में चेक करेंगे, हमने क्वेश्चन तो बना लिया, एक नहीं दो बार बना लिया, तो ऐसे हम पीडीएफ करेंगे। और ऐसे ही तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, बुक्स, तीसरे नंबर पे क्या करें बुक्स, और चौथे नंबर पे फिर आता है सेक्शनल टेस्ट। क्या आता है, सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट केवल मैथ्स का, इसके लिए आप टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक का। इसमें भी क्या करना है, पीवाईक्यू वाले जो टेस्ट है, पीवाईक्यू वाला एक आपको करके आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैथ्स पीवाईपी, मैथ्स पीवाईपी ऐसा करके सेक्शन आता है। तो उसमें जो मैथ्स के जितने भी पेपर हुए, सीजीएल के हुए, सीएचएसएल के हुए, सीपीओ के हुए, एमटीएस के हुए, उन्होंने एक सेक्शन बना रखा है। तो अब सीजीएल पे क्लिक करेंगे तो 2023-24 का आ जाएगा, 2023 का आएगा, 2022 का आएगा। तो जिसके भी पेपर हुए शिफ्ट वाइज, तो उसमें खाली मैथ्स के टेस्ट होते हैं। तो मैथ्स के अंदर जाओगे और आप टेस्ट लगा के आ जाओगे। तो हमें बस खाली जीएस और इंग्लिश और रीजनिंग का टेस्ट क्यों लगाना, हमें खाली इंग्लिश का लगाना है तो हम मैथ्स का लगाना है तो हम मैथ्स का टेस्ट लगा के वापस आ जाएंगे। तो ऐसा करके उन्होंने एक सेक्शन दिया, तो टेक्स्ट बुक का ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया अपना स्टेप 3 प्रैक्टिस वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि सीक्वेंस क्या रखेंगे। देखो, एक तो ये है कि अगर आप किसी टीचर का पेड कोर्स लोगे तो अपनी सीक्वेंस से चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो फिर सीक्वेंस की समस्या आएगी कि हम क्या सीक्वेंस रखें, कौन सा टॉपिक पहले पढ़े, अर्थमेटिक पढ़े कि एडवांस पढ़े। देखो, आप कुछ भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा हमेशा सजेशन रहता है कि भाई अर्थमेटिक से शुरू करो ताकि आपकी बॉन्डिंग मैथ्स के साथ पढ़े। लेकिन आपने पहले टॉपिक ऐसा उठा लिया एडवांस का, एडवांस में ज्योमेट्री उठा ली, ज्योमेट्री चल रही 1 महीने तक और आप बोर हो गए, तो ऐसे टॉपिक उठाए जो मैथ्स से आपकी बॉन्डिंग बोर्ड है। जैसे पहला टॉपिक हमेशा लो परसेंटेज। जैसे मैं मैथ्स को जो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ पार्ट्स में, वो ये है, जैसे मैंने पार्ट 1 बोल दिया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पार्ट 1। इसमें क्या क्या रहेगा मेरा, परसेंटेज, दूसरा एसआई, तीसरा सीआई, चौथा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, और पांचवा रहता है डिस्काउंट। तो पहले तो आप इस पार्ट को शुरू कर सकते हो, इस वाले पार्ट को, इसमें यही सीक्वेंस रखना है। सीक्वेंस ही में लिखा मैंने, परसेंटेज, एसआई, सीआई, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये वाला सीक्वेंस। या फिर पार्ट 2, पार्ट 2 में क्या क्या रहता है, रेशियो, उसके बाद पार्टनरशिप, उसके बाद एज, उसके बाद मिक्सचर, उसके बाद क्या आता है अपना एवरेज। ये वाले टॉपिक अपना पार्ट 2 में आ जाएंगे, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, रेशियो, पार्टनरशिप वगैरह। उसके बाद पार्ट 3 में मान के चलो अब क्या आ जाएगा, पार्ट 3 में आपके पास आएगा टाइम एंड वर्क, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मत समझ लेना, पाइप एंड सिस्टम है भाई। उसके बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसी में ट्रेन आ जाएगा, और इसी में क्या आ जाएगा अपना रेसेस, और इसी में क्या आ जाएगा आपका बोट एंड स्टेम। तो इनमें से किसी भी पार्ट को उठाओ, ये वाला सीक्वेंस रख लेना, तो आपका अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। और एडवांस का ऐसा है जैसे आपका अरिथमेटिक कंप्लीट हो, जैसे मान लो आपने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, पार्ट 1 पार्ट 2 कोई भी आपने पार्ट उठाया और आपने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, उसके बाद क्या करना, एडवांस का एक टॉपिक उठा लिया। जैसे मैंने कहा कि आपने यहाँ पे पार्ट 1 कंप्लीट किया, ठीक है, पार्ट 1 कंप्लीट किया, उसमें मान लो उसके बाद ज्योमेट्री खत्म कर दी, उसके बाद अरिथमेटिक का आपने पार्ट 2 उठाया और उसको खत्म कर दिया, उसके बाद कोई भी टॉपिक उठाया जैसे अलजेब्रा उठाया और अलजेब्रा को खत्म कर दिया, उसके बाद
अर्थमेटिक का पार्ट 3 उठाया आपने, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दिया। ऐसे आप खत्म करते चलोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप अर्थमेटिक में खत्म किया एडवांस। जब आप 4-4.5 महीने के अंत में पहुंचोगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमारा पूरा मैथ्स खत्म हो चुका है और हमें ऐसा बर्डन भी नहीं लगा, ना ही टेंशन हुई सिलेबस की कि हमने क्या खत्म किया है और कितना खत्म किया है। ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ऐसा मत करना कि सुबह अर्थमेटिक पढ़ रहे शाम को एडवांस पढ़ रहे। जिस टाइम, जिस दिन या फिर जिस हफ्ते में आपने जो टारगेट सेट किया है, अर्थमेटिक का किया चाहे एडवांस का किया है, वही टॉपिक पढ़ना, वरना मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा एडवांस में पूरा आप फॉर्मूले बेस्ड चलोगे, पूरा आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, लेकिन अर्थमेटिक में क्या लैंग्वेज बेस्ड है। जैसे जैसे आप लैंग्वेज को समझते जाओगे, जैसे जैसे फेमिलियर होते जाओगे, वैसे वैसे मैथ्स को समझते जाओगे। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस हो गया भाई। उसके बाद कितना टाइम ले, अब ये वही बात हो गई कि जैसे मान के चलो एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है। ठीक है, अब इसका वजन मान के चलो आप 75 kg है और इसका वजन 50 kg है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि किसको कितनी रोटी दूं। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये व्यक्ति 3 रोटी खाता है तो इसको भी 3 दे दो, इसको भी 3 दे दो। अब इसकी भूख तो खत्म ही नहीं हुई, ये बोल रहा मुझे तो और चाहिए। तो ऐसे ही है, वैसे भी ऐसा ही है। तो जैसे आपकी जितनी भूख रहेगी उतना ही आप पचा पाओगे, जितना पचा पा रहे हो उतना ही खाना उचित है। लेकिन जैसे अगर अपने पास में अब आपने लक्ष्य रखा है कि भाई मुझे एसएससी सीजीएल 2025 देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मई एंड तक हाउ एनी कंडीशन खत्म करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अपना खुद का शेड्यूल बनाओ, ना तो मेरा देखो ना ही किसी टॉपर्स का, अपने हिसाब से आप कितना पचा पा रहे हो। जैसे मान के चलो अभी आप शुरू करोगे पढ़ाई तो अभी तो बहुत ज्यादा ठंड भी है, तो ऐसे ऐसे ग्राफ बढ़ाते जाओगे कि नहीं बढ़ाते जाओगे। वरना मैं आज ही बता दूं आपको कि मैथ्स को आपको डेली 5 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे। तो आज तो आपने देख लिया और ये डिसाइड भी कर लिया कि नहीं मैं 5 घंटे पढ़ूंगा। कल आप पढ़ ही नहीं पाए और मोरल डाउन हो गया, फिर तैयारी छोड़ दोगे। एक दो नहीं, चलो फिर पुष्पा 2 देख के आते हैं, बाद में देखेंगे, तो ऐसा काम बन जाएगा। तो ऐसा काम करने से अच्छा है कि भाई अभी शुरू में क्या करोगे, 1.5-2 घंटे, 1.5-2 घंटे डेली एक एक लेक्चर देखो 8-10 दिन। उसके बाद में फिर आप ना अपने हिसाब से शेड्यूल बना लो। आपका कोई पोर्शन तो स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे बहुत सारे लोगों का इंग्लिश होता है, बहुत सारे लोगों का रीजनिंग होता है, बहुत सारे लोगों का जीएस होता है, बहुत सारे। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको कि मैथ्स को 4 घंटे दे दो, 5 घंटे दे दो, और फिर बाकी सब्जेक्ट कब करोगे। हमारा सीजीएल खाली मैथ्स के हिसाब से थोड़ी क्वालिफाई होगा, चारों सब्जेक्ट को मिला के होगा कि नहीं होगा, मैथ्स को, रीजनिंग को, इंग्लिश को, जीके को। तो आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट में टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लो, भाई कौन सा पढ़ना है किस हफ्ते में क्या। मैथ्स को हमेशा ही चलाते रहो। रीजनिंग का ऐसा है कि भाई बहुत छोटा बड़ा तो टॉपिक है, लेकिन यह है कि 1.5-2 महीने में आप आराम से खत्म कर लोगे और उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत भी नहीं रहती, मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस हो जाती है। मेन जो डिपेंड करता है वो आपका मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके का ऐसा है कि चलता रहेगा मैथ्स तक आपका, बस सिलेबस खत्म कर लेना किसी टीचर से। और मैं जीएस का भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसे मैं मैथ्स का बना रहा हूँ, तो अभी ठीक है उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसमें जो टाइमिंग वाला पोर्शन है तो मैं उसको आप पे ही छोड़ रहा हूँ। अभी शुरू में ऐसा करना, एक वीडियो देखा, उसके आपने नोट्स बनाए और रिविजन किया, अगले दिन फिर से एक हफ्ते तक ऐसे चलते जाना, चलते गए। उसके बाद जैसे अगर अपन जिम जा रहे हैं तो ट्रेनर ऐसा नहीं करता कि पहले दिन में आपको ये भी लगा ले, वो भी लगा ले, आज पुशअप भी लगा ले, एप्स भी लगा ले, उसके बाद शोल्डर भी लगा ले, ऐसा नहीं करता ना। लेग्स वगैरह वाला दिन फिर वो एक हफ्ते बाद ही शुरू करता है, क्योंकि सब स्टार्ट तो वही। तो आप अपने हिसाब से अपने लिए ट्रेनिंग वाला पीरियड चुनो कि मैं कौन सा टाइम, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ही डिसाइड करनी है। कोई कितना ही वीडियो देख लो, किसी का भी देख लो, कोई नहीं बता सकता। अगर बताया भी है तो आप उसे लागू नहीं कर सकते, क्योंकि उसने अपने माइंडसेट के अनुसार बताया ना। अब जैसे अगर मैं तैयारी करने जाऊंगा तो मुझे 1 घंटा पर्याप्त है मैथ्स के लिए, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूंगा वहां पे, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। बाकी जीएस इंग्लिश को ज्यादा समय दूंगा। ठीक, चलें आगे। उसके बाद अपना क्या है कि स्पीड कैसे बढ़ाए। जो मैंने बताया है फॉर्मूला, अगर आपने उसको फॉलो किया तो आप पाओगे कि भाई जैसे आप एग्जाम में एंटर किए, आपके पास पर्याप्त समय 60 मिनट जो है आपको बहुत समय। एसएससी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऐसा पेपर बना रही है। जैसे जिस साल अपन एग्जाम देने जा रहे हैं उस साल, वो साल हमें स्पेशल लगता है कि नहीं एसएससी पता नहीं क्या पूछ लेगी। एसएससी कोई घिसा पिटा ही पूछ रही है, कोई नया नहीं है। अगर कुछ नया पूछेगा तो आपके लिए भी नया है, बाकी लोगों के लिए भी नया है। टीचर ऐसा नहीं है कि वो अलग पढ़ा रहे, वो अलग पढ़ा रहे, उन्होंने अलग बता दिया, उन्होंने अलग बता दिया। सब एक दूसरे का कोर्स देख के ही पढ़ा रहे भाई।
उसकी पीडीएफ उसके पास, उसकी पीडीएफ उसके पास, उसके क्वेश्चन उसके पास में, वो कह रहा है क्या नया पढ़ा है, वो कह रहा है क्या नया पढ़ा है, निकाल के लाओ। तो सब अपने अपने कोर्स में एक दूसरे का ही पढ़ा रहे हैं, तो कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है, किसी से भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, कितना भी पढ़ो, तो इसमें दिक्कत नहीं है कि स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। जैसे आपने कोर्स किया, पीडीएफ लगाई, उसके बाद बुक वाला सीक्वेंस बताया मैंने, उसके बाद टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट। तो जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट दोगे, जैसे जैसे मॉक टेस्ट दोगे, अब मेन चीज़ ये है कि मैथ्स में स्पीड बढ़ानी है हमें, तो पूरा टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, 1 घंटा क्यों वेस्ट करेंगे। सेक्शनल टेस्ट देंगे मैथ्स का 20 मिनट का, डेली अपना मार्क्स एवेल्यूएट करेंगे, कहाँ गलती हो रही है, कैसे क्या हो रही है, मॉक टेस्ट कैसे देना, उसका भी एक डिटेल वीडियो मैं बाद में बना दूंगा। अभी बस खाली ये है कि आपको क्या करना है, पहले सिलेबस खत्म करना है, उसके बाद नोट्स का रिवीजन, उसके बाद बुक से प्रैक्टिस, उसके बाद मॉक टेस्ट पे आना। चौथी चीज मॉक टेस्ट है, पहले ही दिन से मॉक टेस्ट मत देने लग जाना, वरना तूने पढ़ा परसेंटेज, सामने वाला ज्योमेट्री का सवाल। अब ज्योमेट्री का सवाल है तो इतना सरल कि कोई भी बच्चा भी बना देगा अगर उसने एसएससी की तैयारी की, लेकिन आपने ज्योमेट्री पढ़ा ही नहीं है, 10वीं के बाद तो कुछ मैथ्स उठाया ही नहीं है ना, तो फिर बनेगा ही नहीं। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है, और बहुत आसानी से जैसे जैसे आप तैयारी करते जाओगे ना, जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे आपका सिलेबस खत्म होगा, आपकी टेंशन खत्म होती जाएगी, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता जाएगा कि नहीं अब अपन करीब पहुंच रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर। अगर कुछ डाउट हो, कुछ बचा हो तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ना ही इसमें पैसे लगते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।